का टॉपिक है अल्टरनेटिंग करंट के सर्किट में इंडक्टर लगाएंगे तो वो किस तरह से बिहेवियर करता है, वोल्टेज कैसे चेंज होती है, करंट कैसे चेंज होती है, उस सर्किट में कितना ऑपोजिशन होता है और उस सर्किट के दूसरे बिहेवियर कैसे होते हैं। अल्टरनेटिंग करंट के सर्किट में इंडक्टर लगाना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सर्किट का डायग्राम। सर्किट का डायग्राम, ये एक इंडक्टर है और इसमें हमने अल्टरनेटिंग करंट लगा दी। ये अल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई का साइन है और इसका इंडक्टेंस है L। इंडक्टर कॉइल के सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ओके, यहां पर हम इसको सप्लाई देते हैं EMF और वो EMF लगातार बदलता है। वो EMF होता है E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा T। जैसे जैसे T बदलता है वैसे वैसे E बदलता है और इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं कि ये E पहले पॉजिटिव होगा, फिर 0 हो जाएगा, उसके बाद फिर से नेगेटिव होगा और फिर 0 होगा। इस तरह से कंटिन्यूअसली E चेंज करता रहता है। अब हमको ये निकालना है कि अगर ये E किसी समय सप्लाई होता है तो उस समय करंट कितनी होती है, करंट की क्या वैल्यू होती है। तो करंट के लिए इसको समझिए कि जिस समय E इंडक्टर में सप्लाई होता है करंट कैसे बिहेव करेगी। इंडक्टर के बारे में हमको एक चीज पता है कि यहां पर हम EMF लगाते हैं, इस EMF के कारण इसमें करंट फ्लो होती है। जैसे ही इसमें करंट फ्लो होगी ये अपोज करेगा और फैराडेज लॉ से कितना अपोज करेगा, तो आंसर है कि इसका जो EMF बनेगा दैट विल बी इक्वल टू EMF इंड्यूस्ड विल बी इक्वल टू माइनस L di/dt। ये है EMF इंड्यूस्ड इन द इंडक्टर। इंड्यूस्ड EMF इन इंडक्टर। दूसरा प्रिंसिपल हमको मालूम है कि जितना इसमें EMF इंड्यूस्ड होता है वो इंड्यूस्ड EMF किसके बराबर होता है, आंसर है अप्लाइड EMF के बराबर। जितना ज्यादा EMF इधर से लगाएंगे उतना उसको अपोज करने ये इधर से बनेगा। इसी को हमने उल्टा कर लिया कि जितना ये बनाता है उससे उल्टा यहां पर होता है, जितना ये बनाता है उससे उल्टा यहां पर होता है। तो अगर ये EMF इसने बनाया है तो उस इंस्टेंट पर यहां पर EMF कितना होगा, तो आंसर है EMF अप्लाइड is E applied is equal to minus L di/dt। ये क्या चीज है, जो इसका EMF है उससे इसका साइन कैसा होता है, उल्टा। दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं और इक्वल होते हैं। इसलिए अगर यहां पर EMF है माइनस L di/dt तो यहां कितना होगा, उसका अपोजिट। उसके अपोजिट के लिए हमने एक माइनस और लगा दिया। अब इसको सीधा कर लिया। सो E at this time, E at time t is L di/dt। ये है जो यहां पर E उसकी कैलकुलेशन, E इज इक्वल टू L di/dt। अब इसको हमने थोड़ा सा स्ट्रेट कर लिया एंड दिस विल बी E इंटू dt इज इक्वल टू L इंटू di और di इज इक्वल टू E अपॉन L इंटू dt। अब इस इक्वेशन को आगे ले जाते हैं। di इज इक्वल टू E अपॉन L dt। नाउ E इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। E इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। कैसे, हमको E का इक्वेशन मालूम है। E का इक्वेशन है E नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये हमने यहां पर वैल्यू रख दी। सो एट एनी टाइम डी ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी
डिवाइडेड बाय L। ओके, अब हमको I का इक्वेशन चाहिए और यहां पर ये DI का इक्वेशन है, तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा I इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। दिस इज नाउ I इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन में ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये दोनों बाहर आ जाएंगे, E नॉट अपॉन L, और इंटीग्रेशन होगा साइन ओमेगा t dt। ओके, सो साइन ओमेगा t dt का इंटीग्रेशन हमने किया, दिस विल बी कॉस ओमेगा t divided by omega. Is it okay? No, it's not okay. Very good. इसके साथ क्या आएगा? माइनस का साइन आएगा, करेक्ट। इस माइनस के साइन को बाहर ले लेते हैं, माइनस ई नॉट, ओमेगा को भी बाहर ले लेते हैं बिकॉज दैट इज ए कांस्टेंट, ई नॉट अपॉन एल ओमेगा। अब यहां क्या बचा? कॉस ओमेगा टी। इस कॉस ओमेगा टी को हम साइन में कन्वर्ट करते हैं। साइन में कॉस को साइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? देयर आर टू रिलेशंस, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये रिलेशन मालूम है। सो कॉस ओमेगा टी कैन बी रिटन एज साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। साइन में कन्वर्ट हो गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, उससे ये आ गया साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। ओके, अब इससे स्टेप देखिए, माइनस ई नॉट, ये माइनस को हम यहां ले जाते हैं, ई नॉट अपॉन एल ओमेगा, ये आई चल रहा है, आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल ओमेगा माइनस साइन थीटा, किसके बराबर होता है? तो आंसर है माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा। तो अगर हम इस माइनस को हटा दें तो ये क्या हो जाएगा? साइन ऑफ माइनस थीटा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो यूजिंग दैट आइडेंटिटी वी हैव हियर इज साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये आ गया आई का इक्वेशन। अब इसके बाद ये आई मैक्सिमम कब होगा? तो ये आई मैक्सिमम तब होगा जब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। दिस करंट आई विल बी मैक्सिमम I naught when sin omega t minus pi by 2 is equal to 1। ये जब अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव करेगा तब आई भी मैक्सिमम हो जाएगा, उस समय हम आई को क्या बोलेंगे? आई नॉट। तो आई नॉट कितना हुआ? आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल ओमेगा, और ये साइन की वैल्यू 1 हो गई। ओके, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, ई नॉट अपॉन एल ओमेगा को आई नॉट लिखेंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? देयरफॉर आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहां पर हम लिख देंगे बाई 1 and 2, I is equal to I sin omega t, and this is our equation of current। तो जब नहीं, गलत हो गया, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2, ये दिस इज इक्वेशन ऑफ करंट। This is equation of current with
inductor. This is equation of current with inductor. ओके, तो यहां से हमने दो चीजें देखनी है. जिस समय E का फेज ओमेगा टी है, उस समय I का फेज कितना है? ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, उससे 90 डिग्री पीछे. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि E की वैल्यू पहले बढ़ेगी और उससे पाई बाई 2 फेज के बाद I की वैल्यू बढ़ेगी. तो E आगे रहेगा और I पीछे रहेगा. तो यहां पर ये सर्किट डायग्राम बना, ये E का इक्वेशन बना, ये नंबर 3 I का इक्वेशन बना. नंबर 4 हम इनको कंपेयर करते हैं, कौन आगे और कौन पीछे. ये माइनस पाई बाई 2 है तो ये पीछे रहेगा. तो इससे हमारा रिजल्ट ये निकला, E लीड्स, I लैग. E आगे रहता है और I पीछे पीछे चलता है. ये जो आगे और पीछे चलने का फेज डिफरेंस है, ये हम पिछली क्लास में कर चुके हैं. ओके, सो E लीड्स एंड I लैग बाय पाई बाई 2. पाई बाई 2, और इसको टाइम में कन्वर्ट करेंगे तो वो कितना हो जाएगा? T बाई 4. मतलब पहले E जिस वैल्यू पर पहुंचेगा, I उसके साथ साथ नहीं पहुंचता है, I उससे T बाई 4 टाइम के बाद पहुंचता है. ये लेट क्यों हो जाता है? क्योंकि बीच में एक अपोज करने वाली चीज क्या लगी है? इंडक्टर. जैसे हमने AC 100 वोल्ट दिया और उसको करंट 10 एम्पियर जाना चाहिए, तो 100 वोल्ट पहले आया हमारे वोल्ट मीटर में, लेकिन ठीक उस समय हमने करंट देखी, 0 दिखा रहा है. जैसे ही टाइम T बाई 4 पहुंचता है, करंट 10 आ गई, 10 एम्पियर फुल. लेकिन तब तक E वहां से जा चुका, क्योंकि E भी चेंज हो रहा है. तब तक E क्या बन गया? 0. उसके पीछे पीछे करंट भी 0 बनती है. कितनी देर के बाद? T बाई 4. तो करंट हमेशा E को फॉलो करती है, उसके पीछे रहती है, लेकिन एक टाइम लैग बीच में आ जाता है. कितना टाइम लैग है? T बाई 4. और उस टाइम लैग का रीजन क्या है? इंडक्टर. इसके कारण उसमें टाइम लैग आ जाता है और वो लेट हो जाता है. तो ये है E लीड्स एंड I लैग. ये हमने एक फीचर और देखिए, अपोजिशन टू करंट. अपोजिशन टू करंट क्या होता है? अपोजिशन टू करंट हमने एक चीज पढ़ी है ओम्स लॉ में, E अपॉन I, दैट इज V अपॉन I. ये क्या होता है? अपोजिशन टू द करंट, और उसका नाम हमने क्या रखा था? रेसिस्टेंस. और रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? V अपॉन I. V अपॉन I का जो भी रेशियो होगा उसको रेसिस्टेंस कहेंगे. अब यहां पर हम देखते हैं कि R तो नहीं है, पर क्या V अपॉन I है? हम V दे दें तो हमको मन मर्जी से I मिलता है क्या? आंसर है नो. यहां पर इस इक्वेशन को देखिए, ये इक्वेशन हमको एक वैल्यू देता है, I को इधर करिए, L ओमेगा को इधर करिए, तो ये हमें क्या देता है? E अपॉन I इज इक्वल टू L ओमेगा. ये और E अपॉन I का नाम क्या है? E अपॉन I क्या चीज है? अपोजिशन टू करंट. तो यहां पर हमने लिया अपोजिशन टू E नॉट अपॉन I नॉट, दिस इज इक्वल टू L ओमेगा. ये होता है इंडक्टर में. अब इसमें आप देखिए, रेसिस्टेंस नहीं है. रेसिस्टेंस नहीं है, उसके बाद भी ये सर्किट अपोज करता है करंट को. अपोजिट ईएमएफ बना के अपने मैग्नेटिक फील्ड से, जो भी हमने इसके फीचर पढ़े हैं सेल्फ इंडक्टेंस के, ये करंट को अपोज करता है. उस अपोजिशन को हमने मेजर किया और इसका मेजरमेंट आया L ओमेगा.
तो ये जो इंडक्टर है इसका अपोजिशन सिर्फ इसके इंडक्टेंस L के कारण नहीं है, ये किसके कारण और भी है, ओमेगा। ओमेगा इज व्हाट? ओमेगा इज फ्रीक्वेंसी। किसकी फ्रीक्वेंसी है वो? ये देखिए E की फ्रीक्वेंसी है। ये जो AC इसमें हमने अप्लाई की, इस AC की फ्रीक्वेंसी, और ये आपने कैलकुलेट की है। अगर हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है तो ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है? 2 पाई f, 2 इंटू पाई इंटू 50, दैट इज 100 पाई। तो ओमेगा कितना होता है इंडिया के लिए? 100 पाई। ये ओमेगा की वैल्यू होती है जो हमारे हाउस होल्ड है। लेकिन अगर हमारा रेडियो है, टीवी है, उसमें जो फ्रीक्वेंसीज आती हैं, दोज फ्रीक्वेंसीज आर वेरी लार्ज। वो किलो हर्ट्ज में हो सकती हैं, मेगा हर्ट्ज में हो सकती हैं, और बहुत ज्यादा हाई हो सकती हैं। दैट इज ओमेगा। तो फिर से ये जो सप्लाई की फ्रीक्वेंसी है ये ओमेगा है, और जो अपोजिशन डिपेंड करता है, अपोजिशन इस ओमेगा पर डिपेंड करता है। तो अपोजिशन कौन करता है? इंडक्टेंस। उसका इंडक्टर कितना है? L। तो क्या वो L के बराबर अपोज करता है? आंसर है नहीं। सिर्फ L के बराबर नहीं करता, उसमें एक चीज और जुड़ जाती है। कौन सी? फ्रीक्वेंसी। तो अगर फ्रीक्वेंसी कम है, इधर देखिए, अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो उसका अपोजिशन कम होगा। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसका अपोजिशन ज्यादा होगा। तो ये जैसा सामने फ्रीक्वेंसी आती है वैसा ये रिएक्ट करता है, अपोजिशन वैसा रिएक्ट करता है। कम फ्रीक्वेंसी में रिएक्ट नहीं करता, ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो तो रिएक्ट करके अपनी अपोजिशन को बढ़ा देता है। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी आएगी उतना ज्यादा ये अपोज करता है, ऐसा रिएक्ट करता है। इसलिए हमने इस अपोजिशन का नाम रखा रिएक्टेंस। सो दिस विल बी नोन एज रिएक्टेंस। रिएक्टेंस हमको एक और शब्द की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पहले हमने अपोजिशन का एक नाम दिया हुआ था रेसिस्टेंस। ये रेसिस्टेंस नहीं है। रेसिस्टेंस क्यों नहीं है? क्योंकि रेसिस्टेंस भी तो करंट को अपोज करता है। फिर हम इसको क्यों बोलते हैं कि ये रेसिस्टेंस नहीं है? इसका आंसर याद रखिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेसिस्टेंस एंड रिएक्टेंस? इसको हम लिखते हैं रिएक्टेंस X, और इंडक्टर के कारण है तो इसको L, और इसका पूरा नाम होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या करता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस करंट को अपोज करता है, करंट को कम करता है। क्यों? करंट का फॉर्मूला यहां पर क्या होगा? ये E नॉट अपॉन I नॉट इज इक्वल टू X, देयरफॉर I नॉट इज इक्वल टू हाउ मच? I नॉट इज इक्वल टू E नॉट अपॉन XL। दिस ये करंट, तो जितना XL ज्यादा होगा उतनी करंट कम होते जाएगी। तो XL क्या करता है? करंट को अपोज करता है। नाउ दिस इज व्हाट? दिस इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। वो वाला रिएक्शन जो कि इंडक्टर देता है। क्यों देता है? वो अपने अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, उल्टा ईएमएफ पैदा करता है, उस ईएमएफ को अपोज करता है और करंट को कम कर देता है। ये उसके करंट कम करने की प्रोसेस है। रेसिस्टेंस करंट को कैसे कम करता था? तो आंसर है रेसिस्टेंस में जब चार्ज पार्टिकल अंदर मूव करते थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, तो वो दूसरे पार्टिकल से टकराते थे, कोलिजन होता था, और कोलिजन के कारण जैसे ही उसकी वेलोसिटी बढ़ने लगती थी, टकरा गया, वेलोसिटी जीरो हो गई। फिर आगे बढ़ा, फिर टकरा गया, फिर वेलोसिटी जीरो हो गई, तो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाती थी। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो गई तो उसकी करंट भी कम हो गई। तो उसका करंट को कम करने का तरीका क्या था? रेसिस्टेंस का कोलिजन। याद रखिए, हाउ रेसिस्टेंस वर्क्स? बाय कोलिजन। एंड हाउ इंडक्टर वर्क? बाय अपोजिंग मैग्नेटिक, बाय इंड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों का अपोज करने का तरीका समझ में आया? ओके। चूंकि दोनों का तरीका अलग अलग है, इसलिए हम दोनों का नाम एक नहीं रख सकते रेसिस्टेंस।
दोनों अपोज कर रहे हैं पर दोनों का अपना अपना मेथड है। तो रेसिस्टेंस का जो कोलिजन वाला मेथड है उसके कारण उसके अपोजिशन का नाम हमने रखा रेसिस्टेंस, और इंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड बना के अपोज करने का तरीका था उसके कारण उसका नाम रखा इंडक्टेंस, और इसको अब हम बोलेंगे रिएक्टेंस। रिएक्टेंस क्यों? क्योंकि जितनी फ्रीक्वेंसी होती है उतना रिएक्ट करके ये अपने आप को बड़ा कर लेता है, अपोजिशन को बड़ा कर लेता है। सो दिस इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो अब आप इस क्वेश्चन का आंसर बना सकते हैं दैट व्हेन इंडक्टेंस एंड रेसिस्टेंस बोथ आर अपोजिंग द करंट, व्हाई दे आर डिफरेंट। ठीक है, सो दैट इज नाउ क्लियर टू यू। सो दिस इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में थोड़ी सी चीजें और। व्हाट शुड बी इट्स यूनिट? द आंसर इज एनीथिंग ई अपॉन आई हैज ए यूनिट ओम। ई अपॉन आई रेसिस्टेंस था और रेसिस्टेंस का यूनिट क्या था? ओम। तो इसका यूनिट भी क्या होगा? ओम। तो ये हम यूनिट लिख लेते हैं। यूनिट फॉर रिएक्टेंस इज ओम। अब इसका बिहेवियर देखिए, रिएक्टेंस का बिहेवियर। यहां पर एक्सएल इज व्हाट? एल ओमेगा। तो आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल ओमेगा। दो तरह की करंट हम इसमें अप्लाई करते हैं, एक डीसी और एक एसी। जब डीसी करंट अप्लाई करेंगे, डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? डीसी एक सेकंड में कितनी बार डायरेक्शन चेंज करती है? 0 बार। तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 0। अगर ये 0 हो गया ये, तो करंट कैसी होगी? हाई कि लो? करंट विल बी हाई। तो ये क्या करता है? अगर हम डीसी अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल अपोज नहीं करता, क्योंकि ओमेगा 0 है। अगर ओमेगा 0 है तो एक्सएल क्या हो गया? 0। तो अपोजिशन क्या हो गया? 0। सो फॉर डीसी ओमेगा इज इक्वल टू 0, therefore XL is equal to 0, therefore allow DC to pass. Allow DC to pass. तो इंडक्टर डीसी को अलाउ कर देता है और डीसी एज इट इज पास हो जाती है विदाउट एनी अपोजिशन। ठीक है, उसको कोई अपोज नहीं करता। एसी के बारे में सोचिए। एसी हैज लार्ज ओमेगा। एसी की एंगुलर फ्रीक्वेंसी लार्ज है। अगर एसी की एंगुलर फ्रीक्वेंसी लार्ज है तो एक्सएल कैसा होगा? एक्सएल लार्ज। अगर एक्सएल भी लार्ज है, ओमेगा लार्ज है, तो एक्सएल भी लार्ज हो जाएगा। अगर एक्सएल लार्ज है तो करंट का क्या होगा? करंट विल बी स्मॉल। यानी अगर एसी आएगी तो इंडक्टर क्या कर देगा? उसकी करंट को छोटा कर देगा। और अगर बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी की आएगी तो बहुत ज्यादा एक्सएल हो जाएगा। एक्सएल विल बी वेरी लार्ज, और इतना लार्ज एक्सएल होगा आई बहुत कम हो जाएगी, ऑलमोस्ट ब्लॉक हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो एसी हैज लार्ज, एक्सएल इज लार्ज, देयरफॉर AC is blocked. तो अलाउ कौन होती है? डीसी। ब्लॉक कौन होती है? एसी। ये इंडक्टिव सर्किट में याद रखना है। ये इंडक्टर का एक फीचर हो गया दैट इट अलाउज डीसी टू पास थ्रू बट इट ब्लॉक्स एसी। ओके, सो दिस इज अपोजिशन टू करंट। अब इसके बाद हम इसका वेव डायग्राम और इसका फेजर डायग्राम देखते हैं। देखिए इसका वेव डायग्राम। ये वेव डायग्राम ईएमएफ के चेंजेस इस तरह से होते हैं। ये ईएमएफ का चेंज है। ओके, इसके साथ करंट के चेंजेस होंगे। वो करंट के चेंजेस इस तरह से होंगे। यहां से यहां तक का टाइम आपको मालूम है, दिस टाइम इज टी, दिस इज t/2।
this is t by 4, this is 0, this is 3t by 4 and this is t. ये टाइम है. ये वाला फेज कितना होता है? ये फेज 0, ये वाला फेज पाई बाई 2, ये वाला फेज पाई एंड दिस इज 2 पाई, दिस इज 3/2 पाई. पाई फेज की भाषा है, टी टाइम की भाषा है. ओके. जिस समय ऐसा ईएमएफ इसमें बन रहा होगा, जिस इंस्टेंट पे, उस समय करंट कैसी होगी? तो आंसर है करंट उस समय ऐसी होगी, ये यहां बनाएंगे, इसके नीचे ये दूसरा पॉइंट, इसके नीचे यहां पर आप तीसरा पॉइंट बनाएंगे, फिर ये चौथा पॉइंट और इसके ऊपर पांचवा पॉइंट. ऐसे बनाइए और इससे इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम रखिए और यहां पर ऐसे वेव बना दीजिए. ये करंट का डायग्राम है. अब इसका मीनिंग समझिए क्या है. दिस I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 और ये E का डायग्राम है. दिस इज E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी. ओके. अब इसमें हम देख रहे हैं I का फेस, ये ओमेगा टी फेस किसका है? E का. तो I का फेस कितना है? इससे पाई बाई 2 कम है. ये इसका फेस पाई बाई 2 यहां पर है. उस समय नो दिस एक मिनट, इसको हमको थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा. वेव डायग्राम, ये है टाइम 0 to t, 1 साइकिल का टाइम. ये है t by 2, ये t by 4 और 3/4t. यहां पर ईएमएफ जो चेंज होता है, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी. ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है. इस तरह से हर टाइम में ये इसकी वैल्यू चेंज होते रहती है. अब इसके साथ जो करंट बनती है, तो पहले ईएमएफ बनता है, उसके बाद करंट बनती है. दिस इज E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी. अब इसके साथ जो करंट बनती है उसे देखिए. पहले इसका पीक बनता है, उसके बाद करंट का पीक बनता है यहां पर. ये इस तरफ बढ़ रहा है, तो पहले पीक बनता है ईएमएफ का, उसके बाद पीक बनता है करंट का, और वो पीक इसके पीक से कम होता है थोड़ा सा. ये इस तरह से बनेगा और यहां से फिर ऐसा. ओके. अब इसमें देखिए, अगर हम ऐसे टाइम के अनुसार चलें तो पहले किसका पीक हमको मिलेगा? ईएमएफ का. उसके बाद किसका मिलेगा? आई का. पहले ट्रफ किसका मिलेगा? ई का. उसके बाद आई का. तो आगे कौन जा रहा है और पीछे कौन जा रहा है? पहले ई बढ़ता है, उसके बाद आई बढ़ता है. सो ई इज लीडिंग, आई इज लैगिंग. तो ये ई का फॉर्मूला और ये आई का. आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी की जगह क्या लेंगे? ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2. ये तो इसमें किसी भी एक टाइम पर, अलग अलग टाइम पर हम देखते हैं. इस टाइम पर देखिए,
इस टाइम पर T/4 पे वोल्टेज ज्यादा है कि करंट ज्यादा है? वोल्टेज कैसी है? फुल। करंट कैसी है? 0। इस टाइम पर बताइए, T/2 टाइम पर वोल्टेज कैसी हो गई? 0, जबकि करंट कहां पहुंच गई? फुल। करंट फुल क्यों पहुंची है? इसके रिस्पांस में, क्योंकि ईएमएफ क्या बनाता है? करंट। तो ईएमएफ बना फुल, तो करंट भी फुल बनेगी। करंट फुल बनी, उसको टाइम लग गया। कितना टाइम लग गया? T/4, लेकिन बनी जरूर। तो इसके रिस्पांस में ये करंट बनी। अब ये कितना है? ईएमएफ 0, तो इसके रिस्पांस में करंट को कितना हो जाना चाहिए? 0। 0 होती है कितनी देर के बाद? T/4। T/4 के बाद क्या हो गई? 0। उसके बाद ईएमएफ कितना बन गया? नेगेटिव E0 फुल। ये दिस इज 3/40। अब अगर ये रिवर्स डायरेक्शन में फुल बना तो करंट को भी रिवर्स डायरेक्शन में फुल बनना पड़ेगा। बनती है, पर कितनी देर बाद? T/4। तो देखिए T/4 टाइम बीता और ये करंट नेगेटिव फुल बन गई। तो हम क्या देख रहे हैं कि करंट E को फॉलो तो करती है, लेकिन गैप आ जाता है। और ये टाइम गैप किसके कारण है? इंडक्टर के कारण। और मैथमेटिक्स इक्वेशन में ये टाइम कहां से रिफ्लेक्ट होता है? तो आंसर है कि टाइम यहां से रिफ्लेक्ट होता है। इसका फेज जब ω/t रहेगा तो इसका कितना रहेगा? -π/2। तो ये -π/2 दिखाता है कि ये पीछे। समझ आ गया कि ये कब पीछे होती है? अब इस डायग्राम को हम बनाते हैं फेजर डायग्राम के फॉर्म में। At any given time, E has phase ω/t। ये है E0 और ये इसका फेज है ω/t। ये ऐसे घूम रहा है। दिस इज ω/t। ये हम लोग फेजर वाले डायग्राम में देख चुके हैं। तो इंस्टेंटेनियस E की वैल्यू कितनी है? आंसर है इंस्टेंटेनियस E की वैल्यू यहां आएगी, यहां पर। ये वैल्यू कितनी है? E0 sin ω/t। और E0 sin ω/t क्या होता है? E। तो ये E की वैल्यू। अब I कहां है? I इससे कितने फेज डिफरेंस पर है? π/2। तो यहां से हमने π/2 का फेज डिफरेंस लिया और π/2 का फेज डिफरेंस लेके I बनाया। यहां से π/2 पीछे किया और ये बनाया। दिस इज I0। ये एंगल कितना है? अब ये बताइए कि यहां से ये एंगल कितना है? ये सुनो, यहां से ऊपर गए कितना? ω/t। फिर इस ω/t से वापस आए कितना? π/2। तो ये एंगल कितना हुआ? ω/t माइनस π/2। ω/t माइनस π/2। ये एंगल इस तरह से बनेगा। पहले ω/t बना, उससे π/2 वापस आए, तो इसका एंगल बना ω/t माइनस π/2। ये I0 वेक्टर यहां पर है। अब इंस्टेंटेनियस I, उस समय I की वैल्यू कितनी? तो आंसर है यहां से हमने ये परपेंडिकुलर बनाया और ये जो चीज बनी, ये वाला वेक्टर, दिस इज I विच इज इक्वल टू I0 sin ω/t। ये कौन था? E। और E किससे बराबर था? E था E0 sin ω/t। ओके, ये इसका फेजर डायग्राम है। ये E है, ये I है। E और I लगातार यहां पर ऐसे ऑसिलेट करते हैं, कम या ज्यादा रहते हैं। इसको देखकर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगले मोमेंट पर ना, अभी इस मोमेंट पर
कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है? E पॉजिटिव है और I, हाँ, मतलब E एक तरफ बढ़ रहा है जबकि I अभी भी दूसरी तरफ है। ये अब थोड़ी देर में 1 सेकेंड बाद दोनों की वैल्यू में क्या अंतर आ जाएगा बताइए? 1 सेकेंड बाद E की वैल्यू का क्या होगा? E की वैल्यू, E की, ये वेक्टर ऐसे घूम रहा है तो ये वेक्टर यहां से घूमकर यहां चला जाएगा, ये तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अभी E कौन से फेस में है? बढ़ते हुए फेस में कि कम होते हुए? बढ़ते हुए फेस में। जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा E की वैल्यू बढ़ रही है। इसके साथ 90 डिग्री बनाते हुए I भी ऐसा घूमेगा तो ये अगला I कहां जाएगा घूमकर? यहां पर ऐसे। जब ये I यहां चला जाएगा I नॉट, तो I की वैल्यू का क्या होगा? I की वैल्यू कम हो। तो अभी इस समय E और I में क्या चेंजेस हो रहे हैं? तो आंसर है E की वैल्यू बढ़ रही है और I की वैल्यू कम हो रही है। E की वैल्यू बढ़ रही है और I की वैल्यू कम हो रही है। अभी ये सिचुएशन है, ठीक है? E अभी पॉजिटिव है, I अभी नेगेटिव है। ओके, इस तरह से किसी भी इंस्टेंट में हम इसको देख सकते हैं। E और I के बीच में फेज डिफरेंस कितना? π/2। दोनों ऐसा ही घूमेंगे, ऐसे। हमेशा इनके बीच में कितना एंगल रहेगा? π/2। टाइम गैप कितना रहेगा? इसकी पोजीशन में ये कब पहुंचेगा? T/4 टाइम के बाद पहुंचेगा। तो इंडक्टर्स वाले सर्किट में ऐसा ही होता है, E हमेशा आगे और I हमेशा पीछे। इसमें अगर हम पावर निकालने जाएंगे, आगे जाकर हम पढ़ेंगे, पावर का, एपरेंट पावर का फॉर्मूला होता है E मल्टीप्लाइड बाय I। जब हमने E मल्टीप्लाइड बाय I निकालना है तो यहां पर देखिए E की वैल्यू फुल, I की वैल्यू 0। अगर E फुल है, I 0 है तो मल्टीप्लिकेशन कितना हुआ? 0। यहां पर E 0 है, I फुल है, फिर मल्टीप्लिकेशन कितना हुआ? 0 0 0 0 0। मोस्ट ऑफ द टाइम इसकी पावर कैसी होती है? 0। तो ये वाला जो सर्किट होता है हमको कुछ भी काम करके नहीं देता है, इसकी पावर 0 होती है, ये पावर वर्क नहीं कर पाता, ठीक है? सिर्फ ये फेज डिफरेंस पैदा कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सकता है, और ये इसके सारे फीचर्स हम लोगों ने पढ़े। सो दिस इज द सर्किट विद इंडक्टर। ओके, राइट। अब उसके बाद हम अगला लेंगे सर्किट विद कैपेसिटर। देखिए, सर्किट विद इंडक्टर में एक चीज मुझे बताइए, करंट का अपोजिशन होता है या नहीं होता है? करंट का अपोजिशन होता है। अगर करंट का अपोजिशन होता है तो इंडक्टर लगाने से करंट कम होगी कि नहीं होगी? तो आंसर है कम होगी। इंडक्टर को इसलिए हम लोग करंट कम करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बाद में फिर हम उसको डिस्कस करेंगे, अभी भी कर सकते हैं, कि पावर, इंडक्टर के सर्किट की पावर कितनी होती है? 0। वर्क डन कितना होता है? 0। अगर हम करंट फ्लो कराते हैं तो पावर कंज्यूम कितना करेगा? वो 0। पावर लॉसेस कितना करेगा? 0, क्योंकि पावर लॉस का फॉर्मूला है I² × R, और इसमें R नहीं है। अगर R नहीं है तो पावर लॉस नहीं करेगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज इसमें होती है, ये करंट को कम कर सकता है, रेसिस्टेंस भी करंट को कम कर सकता है। कैसे दोनों काम करते हैं? रेसिस्टेंस जब काम करता है तो हमको I मिलता है V/R। जैसे जैसे रेसिस्टेंस बढ़ेगा I की वैल्यू
कम होती जाएगी। ये ठीक है? ओके। लेकिन जैसे ही हम रेसिस्टेंस बढ़ाते हैं एक चीज उसमें पैदा हो जाती है एंड दैट इज I स्क्वेयर इंटू आर। यस, I स्क्वेयर इंटू आर। ये क्या चीज है? हीट। हीट पैदा होगी एंड हीट इज ए लॉस ऑफ एनर्जी। तो जब भी हम रेसिस्टेंस लगाकर करंट को कम करेंगे तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा? देयर विल बी लॉस ऑफ एनर्जी। अच्छा, तो लॉस ऑफ एनर्जी होगी ही। अगर हम एक पंखे के रेगुलेटर में रेसिस्टेंस लगाते हैं और पंखे का रेगुलेटर नंबर 3, 2, 1 करते हैं, करंट कम करते हैं, तो इसमें हीट पैदा होगी एंड देयर विल बी लॉस ऑफ करंट, लॉस ऑफ पावर, लॉस ऑफ एनर्जी। अब अगर हमने इसमें एक इंडक्टर लगाया, इंडक्टर लगाने से क्या होगा? तो आंसर है इंडक्टर लगाने से वो भी करंट को कम करता है। करंट को कैसे कम करता है? I इज इक्वल टू E अपॉन एक्सएल। अब एक्सएल मतलब क्या होता है? L ओमेगा। हमने L की वैल्यू बढ़ा दी, इंडक्टेंस की वैल्यू हम बढ़ा सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के। अगर हमने L की वैल्यू बढ़ा दी तो L ओमेगा बढ़ गया, L ओमेगा बढ़ गया तो करंट कम हो गई, पंखा फिर धीरे हो गया। तो पंखा धीरे करने के, पंखा स्लो करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, एक रेसिस्टेंस लगाना और दूसरा इंडक्टेंस लगाना। ठीक है? ओके। तो दोनों में से हीट लॉस किस में होता है? रेसिस्टेंस में हीट का फॉर्मूला है। यहां पर हीट कितनी बनेगी? हीट I स्क्वेयर आर। इसमें आर है? नहीं है। जब इसमें आर है ही नहीं तो हीट बनेगी नहीं। अगर हीट नहीं बनेगी तो पावर का लॉस नहीं है, एनर्जी का लॉस नहीं है। सो नो लॉस ऑफ एनर्जी। अब बताइए हमको करंट कम करने के लिए रेसिस्टेंस यूज करना चाहिए या इंडक्टर यूज करना चाहिए? इंडक्टर यूज करना चाहिए। तो अगर हमारे रेगुलेटर में इंडक्टर लगे होते हैं और वो करंट को कम करते हैं, देन देयर इज नो लॉस ऑफ पावर, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। लेकिन अगर हम रेसिस्टेंस लगा के करंट को कम करते हैं और उससे स्पीड कम करते हैं तो जितना हमने इसका वर्क कम किया वो वर्क इधर कहां निकल गया? हीट बन के निकल गया। देयर इज नो सेविंग इन दी वर्क डन, देयर इज नो सेविंग इन दी पावर। तो पंखा धीरे करने से पावर नहीं बचती है, एनर्जी नहीं बचती है, क्योंकि वो एनर्जी किसमें चली जाएगी? हीट ऑफ द रेसिस्टेंस, अगर हमने रेसिस्टेंस लगाए हैं तो। और अगर इंडक्टर लगाए हैं तो हाँ, फिर अगर आप पंखा धीरे करेंगे पावर बचेगी, क्योंकि हमने रेगुलेटर में इंडक्टर लगाया है और इंडक्टर में हीट पैदा नहीं होती, वो करंट को कम करता है मैग्नेटिक इफेक्ट से। ओके। सो लेकिन फिर भी अभी जो हम लोग यूज करते हैं, दीज आर मोस्टली रेसिस्टेंस बेस्ड, बिकॉज रेसिस्टेंस इज वेरी इकोनॉमिकल, उसमें खर्च कम होता है। और इंडक्टर कॉपर का बना हुआ इंडक्टर होता है, इट्स वेरी कॉस्टली, तो इसीलिए उसको यूज नहीं किया जाता। वी यूज इंडक्टर, बट दैट इज ए डिफरेंट थिंग। वी शुड अंडरस्टैंड रेसिस्टेंस से क्या होता है और इंडक्टर से क्या होता है। इंडक्टर इज ऑलवेज बेटर टू कंट्रोल द करंट। इस इंडक्टर को हम लोग यूज करते हैं करंट को कंट्रोल करने के लिए ट्यूबलाइट में। ट्यूबलाइट के पीछे एक इंडक्टर लगा होता है, उस इंडक्टर से ट्यूबलाइट की करंट हमेशा कंट्रोल रहती है। करंट को वो दबा देता है, उसको कहते हैं करंट को चोक करना। तो ट्यूबलाइट के पीछे जो एक मोटा सा हिस्सा आप देखते हैं जिसको चोक कहते हैं, उसके अंदर इंडक्टर होता है। वो इंडक्टर उसकी करंट को कम करता है। दैट इज इंडक्टर इज चोक। चोक क्या करता है? चोक कंट्रोल्स करंट। ठीक है? करंट को भी कम करता है, और जब हमको बहुत हाई वोल्टेज की जरूरत पड़ती है तो वो हाई वोल्टेज भी सप्लाई करता है। किससे? E इज इक्वल टू L di by dt से। अगर L की वैल्यू ज्यादा होती है तो हमको
ज्यादा मिलता है। इस तरह से EMF इज इक्वल टू L di बाई dt। तो अगर करंट में चेंज होगा तो ज्यादा EMF पैदा होगा। एक ट्यूब लाइट को जब हम जलाना चाहते हैं, स्टार्टिंग में उसमें करंट नहीं जाती, उसको बहुत ज्यादा वोल्टेज चाहिए। 220 वोल्ट पर इतनी लंबी ट्यूब लाइट में करंट यहां से यहां तक फ्लो नहीं होती, आयोनाइजेशन नहीं हो पाता गैसेस का, चार्ज पार्टिकल नहीं बनते और वो नहीं जाती। लेकिन अगर हम इसकी वोल्टेज को 400-500 वोल्ट कर दें, तब इतनी ज्यादा वोल्टेज हो जाती है कि चार्ज पार्टिकल पैदा हो जाएंगे। इतनी ज्यादा वोल्टेज हम कैसे पैदा कर सकते हैं? हम क्या करते हैं, उसका सर्किट बनाते हैं और एक सर्किट बनाकर उस सर्किट को ब्रेक करते हैं। जैसे ही उस सर्किट को ब्रेक करते हैं, उसकी करंट जीरो हो जाएगी इन ए वेरी स्मॉल टाइम। जैसे ही ये करंट चेंज होती है, एक EMF पैदा होता है। इंडक्टर में एक उल्टा EMF पैदा होता है और वो EMF बहुत हाई होता है, 500 वोल्ट 600 वोल्ट इतना। उतने ज्यादा EMF पर उसमें पार्टिकल चलने शुरू हो जाते हैं और ट्यूबलाइट स्टार्ट हो जाती है। जब ट्यूबलाइट स्टार्ट हो जाती है, उसमें हैवी करंट फ्लो होने लगती है, तो यही इंडक्टर उसकी करंट को कंट्रोल करता है। तो इंडक्टर दो काम करता है। पहले उसकी करंट को इंक्रीज करता है, किस फॉर्मूले से, EL di बाई dt। ये di बाई dt हम कैसे पैदा करते हैं? सर्किट को ऑन ऑफ करके। जैसे ही ऑन करेंगे I बढ़ेगा, उस समय हमें खास E नहीं मिलता। E कब मिलता है? जब उसको हम ऑफ करते हैं। तो जब भी इंडक्टर का स्विच ऑफ करते हैं, करंट I से जीरो हो जाएगी, दैट इज di। और टाइम कितना लगेगा? स्विच ऑफ करने में कोई टाइम नहीं लगता है, इट्स अ वेरी स्मॉल टाइम। तो अगर टाइम बहुत स्मॉल है, करंट में चेंज हो रहा है, तो क्या पैदा होगा? EMF उल्टी डायरेक्शन में, एंड दैट EMF विल बी वेरी हाई। इतना हाई होता है कि ट्यूबलाइट में करंट फ्लो स्टार्ट हो जाती। इस तरह से ट्यूबलाइट स्टार्ट हो जाती। तो ये वाला जो काम करना है, स्विच ऑन स्विच ऑफ, ये कौन करता है? तो आंसर है ये स्टार्टर करता है। हर ट्यूबलाइट में आपने देखा एक स्टार्टर लगा रहता है, वो स्टार्टर ऑन ऑफ करता रहता है। ऑन ऑफ, जब भी वो ऑफ करेगा, एक हाई वोल्टेज पैदा होगी, करंट स्टार्ट हो जाएगी, ट्यूबलाइट जलेगी, और जैसी ट्यूबलाइट जलनी शुरू होती है, उसकी करंट को फिर से इंडक्टर कंट्रोल कर लेता है, कम कर देता है, और नॉर्मल करंट से ट्यूबलाइट जलनी शुरू हो जाती। ये इसका काम होता है इंडक्टर का ट्यूबलाइट में। ठीक है, तो ये आपको समझना है। दिस एज ए चोक ऑल्सो। सो दिस वाज ऑल अबाउट सर्किट विथ इंडक्टर। अब हम लोग अगला सर्किट पढ़ेंगे, दैट इज सर्किट विथ कैपेसिटर, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट विथ कैपेसिटर। इसे देखिए।